नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 40% कट का खेला है, यह है पूरा खेला कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और आरोपों में घिरे हुए हैं बोम्मई सरकार में मंत्री, पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा। एक एक करके आइए जानते हैं कि यह पूरा प्रकरण क्या है, यह 40% कट मनी का खेला क्या है। तो सबसे पहले क्या है ईश्वरप्पा के ऊपर आरोप, क्या हुआ, क्या कंट्रोवर्सी क्या है, आपको वो बताते हैं। बीजेपी सदस्य का अपने ही मंत्री ईश्वरप्पा पर आरोप है। संतोष पाटिल नाम के एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जो कि बीजेपी के सदस्य भी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अभी नहीं, पहले ही लगाया। प्रोजेक्ट के कुल लागत का 40% मांगने का आरोप है। भुगतान नहीं होने से लेनदारों के पैसे नहीं दे पा रहे थे वो, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, चिट्ठी भी लिखी। 11 अप्रैल को घर से लापता हो गए थे संतोष। 12 अप्रैल को उडुपी के एक लॉज में उनका शव मिला। संतोष ने मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया। आत्महत्या से पहले अपने दोस्त को एक मैसेज भी भेजा। मैसेज में मौत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप, वो क्या कहते हैं आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों से नाराज है। संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा का नाम लेकर प्रधानमंत्री, सीएम सबको चिट्ठी लिखी थी। ईश्वरप्पा पर कार्रवाई को लेकर अभी विचार हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईश्वरप्पा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। ईश्वरप्पा का क्या कहना है, आइए उनका भी पक्ष देख लेते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर वो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा। अड़ गए मतलब। उनका यह कहना है कि कट मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। पाटिल चाहते थे, यह उनका आरोप है कि पाटिल चाहते थे कि नियमों की अनदेखी कर भुगतान किया जाए। उनका यह कहना है जब कोई वर्क ऑर्डर ही नहीं है तो उसके बिना भुगतान कैसे किया जा सकता है। इसी वजह से भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि कानून का पालन नहीं हुआ। यह ईश्वरप्पा का कहना है और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि कहते रहे जो कह रहे हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी कि मंत्री अड़ गए। 40% कट के आरोप वाले ईश्वरप्पा कर्नाटक में अड़ गए। ये वही शिमोगा है जहां के बीएस येदियुरप्पा भी हैं। अब आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है आपको वो बता दें। ईश्वरप्पा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो, कांग्रेस का कहना है। आत्महत्या के मामले में ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी हो। सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं। मैं सोचिए, अभी तो इस्तीफा नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी कह रही है गिरफ्तार करो, क्योंकि उनका यह कहना है, डीके शिव कुमार का, कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं। यह डीके शिव कुमार का कहना है। अब क्या उनको काम सौंपा गया था, नहीं सौंपा गया था, संतोष पाटिल ने फिर किसके कहने पे काम कर दिया, यह एक सस्पेंस बना हुआ है। अगर ईश्वरप्पा कह रहे हैं कि भाई हमने तो काम ही नहीं सौंपा, तो फिर काहे का भुगतान कर दें, तो फिर उन्होंने अपने आप से ही काम कर दिया। तो संतोष पाटिल को काम दिया गया था या नहीं दिया गया था। अब संतोष पाटिल का दावा था, जो चिट्ठी लिख रहे थे उसमें उन्होंने बोला कि मैंने तो पूरा काम किया। ईश्वरप्पा के विभाग ने एक चिट्ठी सामने आई है, हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने भेजी। 28 मार्च की इस चिट्ठी में जो उनका डिपार्टमेंट है ईश्वरप्पा का, यानी कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग, उसकी इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसी ने संतोष से अनौपचारिक तौर पर काम जारी रखने को कहा। जब वर्क ऑर्डर नहीं है तो फिर वो काम क्यों करते रहे, प्रक्रिया का तो उनको भी पता होगा। कौन है जो प्रोजेक्ट के लिए मौखिक आदेश दे रहा है, और जब मौखिक आदेश आप देंगे उसके बाद आपका यह आर्गुमेंट तो वाजिब नहीं होगा। आप बोल देंगे कि भाई कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। भाई जब आदेश मौखिक था तो वर्क ऑर्डर कैसे बनेगा। ऐसे में किसकी बात मानी जाए, संतोष पाटिल या ईश्वरप्पा। बड़ा आरोप लगा करके उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब इंक्वायरी क्या पाएगी, यह सबसे बड़ी बात है। तो पूरी खबर इन अ नटशेल हमने 4 मिनट में आपको समझाने की कोशिश की है। अब संतोष पाटिल का जो स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया में जो बयान था उनका, अगर आपको याद हो, मरने से पहले, उसमें उन्होंने बोला था पंचायती राज मंत्री
के.एस. ईश्वरप्पा मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मैं ये कदम अपनी सारी उम्मीदें खत्म होने के बाद उठा रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय लिंगायत नेता बी.एस. येदियुरप्पा से विनती करता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का ध्यान रखें। तो सवाल इंडिया का में जो बड़ा सवाल है वो है ये 40% कट मनी का ये जो खेला है, क्या भ्रष्टाचार के दाग अब बीजेपी के दामन पर लग गए हैं कर्नाटक में? सबसे बड़ा सवाल, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसका क्या हुआ? आप लाख कहें, अब बताइए, आपका मंत्री जो है वो आपके कहने के बावजूद कह रहा है मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगा, तो क्या हुआ न खाऊंगा न खाने दूंगा का? कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा पर गाज गिर सकती है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन क्या उनका इस्तीफा होगा? क्या कट मनी कांड के लिए अकेले ईश्वरप्पा ही जिम्मेदार हैं, या जैसा अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तार आगे तक भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ ईश्वरप्पा को नाप करके कुछ नहीं होगा? तो ये कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने ले आए। रणबीर सिंह पठानिया प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तनवीर अहमद राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीएस, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, भाजपा को समर्थन करते हैं। लेकिन संतोष पाटिल के भाई मुझे बताया जा रहा है कि फोन पर अब हमारे साथ हैं। जी पाटिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बात सुन पा रहा हूं मैं जी। आपका क्या कहना है? आपने देख लिया ईश्वरप्पा जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि कोई वर्क ऑर्डर इशू नहीं हुआ। जब वर्क ऑर्डर नहीं है तो फिर पेमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। सर, ये तो वही ईश्वरप्पा बोल रहे हैं साहब। वो इंडलगा पंचायती का चेयरमैन जो है नहीं, नागेश मनोड़कर। हेलो जी जी प्रशांत जी बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं। मेरा भाई जो वो डेथ नोट पे लिखा है वो पूरा सही है। उनका पूरा फुटेज ईश्वरप्पा के साथ बात हुई है, तो सब फुटेज अभी मिला है। प्रशांत जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, ईश्वरप्पा का यह कहना है कि वर्क ऑर्डर तो जारी हुआ ही नहीं। उनका जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है वर्क ऑर्डर हुआ ही नहीं, ऐसे ही कैसे उन्होंने काम कर दिया? इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सही है, तुम बोल रहे तो सही है। वर्क ऑर्डर नहीं तो मेरा भाई का साथ मान नष्ट मुकदमे वो क्यों डाला? वर्क ऑर्डर भी नहीं तो उधर केस क्यों डाला है उसके पास, उसके नाम पे? आप मुझे ये बताइए कि ये काम किसने करने को कहा था? ईश्वरप्पा ने कहा था जो आपके भाई ने काम किया था? पीआर मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा ने मेरा भाई को बोल के सब काम करवा लाया है। ओ, तो आप कह रहे हैं कि ईश्वरप्पा मंत्री ने ये बोला कि ये काम करो और इसलिए आपके भाई ने वो काम पूरा किया? उसका प्रूफ देता है हम। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? इसका कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है ना? अभी वो इंडलिया का ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नागेश मनोड़कर अभी बोला ना। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है कि ईश्वरप्पा ने काम करने को बोला और आपके भाई ने काम किया, और उसके बाद उनका यह कहना कि वर्क ऑर्डर नहीं है, यह बात सही नहीं है। वर्क ऑर्डर कौन देने वाला है? कि ईश्वरप्पा ही देने वाला है। क्या दूसरा मिनिस्टर आके देता है? वही देने वाला है ईश्वरप्पा वर्क ऑर्डर। प्रशांत जी मुझे ये बताइए, तो ये वर्क ऑर्डर अगर आप 40% कट दे देते आपके ब्रदर, तो उनको वर्क ऑर्डर मिल जाता? हाँ सही है। ये बात के लिए ये इशू है। अच्छा, मतलब क्योंकि कट मनी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, इस वजह से वर्क ऑर्डर नहीं आया? नहीं, इधर ब्याज से पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट काम किया है। 40% कटबंदी किए तो कौन देने वाला है? प्रशांत जी, कभी संतोष पाटिल ने आपको बताया कि इस तरीके से कमीशन मांगा जाता है या इतना ज्यादा कमीशन मांगा जा रहा है, 4 करोड़ का 40% मांगा जा रहा है, कुछ बताया था उन्होंने आपको? बहुत बार बोला है। क्या बोला था, अगर आप बता दें, क्या बताया था उन्होंने आपको? यही वो हमारे पास कमीशन का अमाउंट मांग रहा है।
3-4 बार बोल रहा है ये। प्रशांत जी, अब आपकी उम्मीद क्या है? क्योंकि देखिए, संतोष पाटिल ने अपनी जान लेने से पहले चिट्ठी भी लिखी, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखी, चीफ मिनिस्टर को भी लिखी, और अब इस तरीके का हादसा हो गया। अब आपकी डिमांड क्या है? डिमांड वही ना, वो आरडीपीआर मिनिस्टर को अरेस्ट करना, अरेस्ट होना। प्रशांत जी, आपको लगता है कि ये जो कट मनी है ये सिर्फ ईश्वरप्पा जी ही ले रहे हैं या और लोग भी लेते हैं? मेरे ख्याल से डायरेक्ट ईश्वरप्पा ही ले रहे हैं। उनका नाम ही आ रहा है ना, मेरा भाई उनका ही नाम ही ले आया है ना। आपके भाई ने और किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ईश्वरप्पा का नाम लिया? ईश्वरप्पा का और उसका पीए 2 जन का, बसवराज और रमेश का। प्रशांत जी, लेकिन आपने बयान सुने होंगे ईश्वरप्पा की तरफ से भी और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनका यह कहना है कि आपके भाई विपक्ष के साथ यानी कि ऑपोजिशन के साथ वो मिल गए थे और उनको बदनाम कर रहे थे। ऐसी भी बात है? कैसा मिलता है आदमी? एक पार्टी का काम करते वक्त दूसरा पार्टी का कैसा मिलता है? ये बिल्कुल बात बराबर नहीं है। ये क्या मानने वाली बात नहीं है, ये बकवास है, ये पूरा बकवास है। बड़े लोग जो मुंह में आता ना वो बोल के छोड़ते हैं। प्रशांत जी, अब आपकी उम्मीद क्या है अपने लिए, अपने परिवार के लिए? क्योंकि जो सुसाइड नोट था उसमें संतोष जी ने लिखा कि बीएस येदियुरप्पा आपके परिवार का ध्यान रखें। अब आप, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, वो भी दिल्ली से। हाँ, दिल्ली का लीडर जो है नहीं, वो उनके लिए काम करना चाहिए। आपके भाई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ की उम्मीद दिल्ली सेंट्रल लीडरशिप से? ये बात मैं मीडिया से बोल रहा हूं। मैं सब मीडिया हमारी ये करो, तुम हेल्प करो, वो भी दिल्ली से आना, वो भी तुम्हारे इसमें से आना, एनडीटीवी से। प्रशांत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए। ये प्रशांत पाटिल थे, आप भाई हैं संतोष पाटिल के। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक बार फिर से। रणवीर पठानिया बीजेपी, तनवीर अहमद जेडीएस, आलोक शर्मा कांग्रेस और आशुतोष श्रीवास्तव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी का समर्थन करते हैं। सबसे पहले पठानिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या हुआ? न खाऊंगा न खाने दूंगा, यहां तो सीधा, अभी आपने सुना पाटिल जी चिट्ठी में लिख रहे हैं, उनके भाई सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई तो छोड़िए, यहां मंत्री इतना बुलंद हो गया है कि वो कह रहा है मांगते रहे इस्तीफा, मैं नहीं दूंगा। पठानिया जी। संकेत जी, ऐसा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा और जो आपने बार बार कहा चैनल पे, हमारी पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व करप्शन पे, जीरो टॉलरेंस पे यकीन रखता है। आप एक जिसे कहते हैं एक कानूनी तरीके से, या जिसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ के मुताबिक, अगर आप इसको स्टडी करें केस को, तो ऑन दी फेस ऑफ इट, जिसे कहते हैं प्राइमा फेसी, अपने जो पहला इंप्रेशन इसमें बनता है कि धारा 306 भारतीय आचार संहिता, अबेटमेंट टू सुइसाइड जिसे कहा जाता है, उसका ये केस बनता है। और जैसा हमें पता लगा है चैनल्स के माध्यम से कि 306 की एक प्राथमिक जिसे कहते हैं रिपोर्ट अपने कंसर्न पुलिस थाना में दर्ज हुई है। दूसरा, जहां तक आपने ठीक कहा कि अगर इतना बड़ा एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो माननीय मंत्री जी और वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कि प्रश्न चिन्ह जरूर है। लेकिन उसमें भी बता दूं कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भी इसको क्लैरिफाई किया है, इस पे पुष्टि की है कि बहुत जल्दी इस पे भी आपको जिसे कहते हैं जो उक्त कार्रवाई कहते हैं, कानून अपनी प्रक्रिया, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, कानूनी इसमें आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। और एक बात आश्वस्त रहें, ना सिर्फ पाटिल जी के परिवारगण बल्कि पूरे कर्नाटक के निवासी, कि इस केस की तह तक मैं आप ही का अभी 4-5 मिनट का मैं आपका पूरा संक्षेप में, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ आपने पूरे केस को एक्सप्लेन करने की, जिसे कहते हैं निवृत्त करने की कोशिश की, और इसमें कई सारी बातें अभी
जिसे कहते हैं कुछ सुलझी हुई, कुछ अनसुलझी हुई, कुछ ऐसी अनसुलझी जिसपे अभी आगे सुलझाना बाकी है, कुछ ऐसी जिसे कहते हैं केस कहीं दाईं और बाईं तरफ नहीं। वो इसलिए देखिए, मैं ये केस का दाएं बाएं तो एक बात हुई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक पार्टी जो कि जिसका बार बार ये कहना है कि हम करप्शन न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे में एक मंत्री इस तरीके का जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश मिलने के बावजूद कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये क्या संदेश जा रहा है जनता में? देखें, मैंने कट मनी का आरोपी एक मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देना चाहता। देखिए, मंत्री जी ने क्या कहा, मैंने उनका जिसे कहते हैं उनका जो वक्तव्य है अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने भी कुछ कहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का जिसे कहते हैं औपचारिक और आधिकारिक जिसे कहते हैं हमारा स्टैंड नहीं है वो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, जैसा आप कह रहे हैं, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। जीरो टॉलरेंस करप्शन पे भारतीय जनता पार्टी आलोक शर्मा अटूट और एक अमूल्य। आलोक शर्मा, आपको लगता है ये चोट पहुंची है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये बताती है न खाऊंगा न खाने दूंगा, पठानिया जी उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कर्नाटक में जो एक्शन हो रहा है उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि जब इतने गंभीर आरोप, एक आदमी जो कि आप ही की पार्टी का अपना कार्यकर्ता अपने सुसाइड नोट में नाम लिख दे रहा है, एफआईआर हो रही है अबेटमेंट टू सुसाइड की, लेकिन करप्शन का इतना गंभीर आरोप, 40% कट, और उसके बाद भी अब तक वो अपने पद पर बना हुआ है और कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। संकेत भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पूरी तरह से, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है। फर्क केवल इतना है कि न ये जांच करने देते हैं, जांच पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस तरह के तमाम मुद्दे जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, जो करप्शन से रिलेटेड है, एनडीटीवी बड़ी मुखरता से उनको उठाता है। मैं एनडीटीवी को बधाई देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ हमने एक शो किया था बिटकॉइन के ऊपर भी, एनडीटीवी के ऊपर। बिटकॉइन का भी एक बहुत बड़ा घोटाला हजारों करोड़ का कर्नाटक गवर्नमेंट में हुआ था, उसको भी लीपापोती के द्वारा दबा दिया गया था। और 40% कट ये येदियुरप्पा जी क्यों हटाए गए थे, मेरे बीजेपी के साथी बताएं। उनके ऊपर भी तमाम भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे थे। और किसने आरोप लगाए थे? वहीं के मंत्रियों ने आरोप लगाए थे, एमएलए ने आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री और सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्ट है। उसके बाद बेशर्मी से येदियुरप्पा जी को हटाया गया था। उस बिटकॉइन घोटाले में आपने देखा कि किस तरह से जो लोग जेल में बैठे थे, जेल में जो बंद थे, उनके यहां से भी वॉलेट से तमाम पैसे और बिटकॉइन की जैसे कीमत बढ़ी थी, सब नकली बिटकॉइन खरीदे गए, बेचे गए और तमाम चीजें हुई। आज ये दूसरा मामला ऐसा है कर्नाटक के अंदर जो अभी पिछले 3 महीने में आया है, और दोनों के दोनों में जो विस्ल ब्लोअर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का या तो कार्यकर्ता है या नेता है। अब बीजेपी पूरी तरह से आकंठ, चाहे वो राफेल का मामला रहा हो, चाहे कोई भी मामला रहा हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और हालत ये है कि ये लोग किसी भी जांच को होने नहीं देना चाहते हैं। पेगासस क्या था, आज तक हमें नहीं पता चला कि विपिन रावत जी की डेथ के बाद जो इंक्वायरी कमेटी थी उसकी क्या रिपोर्ट आई। हमारे सीडीएस साहब पूरी तरह से जिस तरह से ब्लास्ट हुआ हवा के अंदर, वास्तव में क्या उनका कारण रहा? केवल ये कहा गया कि तकनीकी खराबी थी, या उनके तार कहीं पर उस मामले से के भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे। तमाम प्रश्न चिन्ह, तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका कोई भी उत्तर बीजेपी सरकार नहीं देती है। आज ये मामला आया है, संतोष पाटिल को न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है तुरंत मंत्री का इस्तीफा और तनवीर अहमद, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीएस, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसमें, और बार बार मैं अपने आप को सीमित इस मुद्दे से इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये एकदम इमीडिएट आज की बहस इसी पर है। तनवीर अहमद जी, आपको लगता है कि मंत्री का पलट करके ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये किस बुलंदी का प्रतीक है? देखिए, पहली बात तो मैं एनडीटीवी को बधाई देना चाहता हूं कि वो एक कर्नाटक का एक इतना बड़ा मुद्दा उठा रही है और इतनी जोर शोर से और ताकत के साथ। ये दोनों कांग्रेस के और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कर्नाटक से नहीं आते, इसलिए कर्नाटक के बारे में उनको ग्राउंड रियलिटी शायद नहीं मालूम है। कर्नाटक के अंदर गुत्तेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स रिसेंटली प्रोटेस्ट के लिए गए थे, वो लोग जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे
कि कर्नाटक के अंदर जब तक 40% आप नहीं देते, कॉन्ट्रैक्टर्स की कोई फाइल मूव नहीं होती है। 40% सरकार है। नहीं, ये सिर्फ ईश्वरप्पा के लिए या बाकियों के लिए भी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ बाकियों के लिए भी। बीबीएमपी जो बैंगलोर डेवलपमेंट कहाँ है प्रमाण के साथ, अगर आप कुछ रखें पॉइंट्स? मैं तथ्यों के साथ, हाँ, मैं सारे इंफॉर्मेशन देता हूं कि यहां पर बेंगलुरु के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, और प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे? जो जिसने प्रधानमंत्री को लेटर चिट्ठी लिखी थी, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, आरएसएस के बड़े नेता थे, आरएसएस के अंदर काम करते थे। वो बता रहे थे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री तो ठीक है, मगर यहां पर कर्नाटक के अंदर मिस्टर बोम्माई की जो सरकार है, 40% उनको मालूम है कि वो सरकार में आने वाले नहीं है, तो क्या करेगा? भागता हुआ चोर जो मिलता है लेकर भाग जाता है। केएस ईश्वरप्पा की एक बात नहीं है, केएस ईश्वरप्पा छोड़ो, वो हमेशा अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। अब जिसकी इन्होंने हत्या की, और वो एक बीजेपी का, आरएसएस का हिंदू कार्यकर्ता था, जो हमेशा हिंदू रीजन के लिए आगे खड़ा रहता था। जबान से आप हिंदू के फेवर में मत आइएगा, हृदय से आइएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स का 40% खाने यहाँ पर आम बात है। कर्नाटक में आप कहीं पर भी जाइए, गुलबर्गा, बीदर, दावणगेरे, शिवमोगा, ये आम बात है, ये वेरी आम बात है कर्नाटक। आप जवाब देना चाहेंगे रणवीर पठानिया जी? रणवीर पठानिया जी, तनवीर अहमद का कहना है कि ये गाड़ी ईश्वरप्पा पर ही नहीं रुकती, ये आगे भी जाती है, क्योंकि 40% कट का खेला सिर्फ ईश्वरप्पा पर ही ये आरोप नहीं है, और लोगों पर भी है। देखिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड और जिसे कहते हैं हिस्ट्री में देखा जा रहा है कि मनगढ़ंत कहानियों से और मनगढ़ंत आरोपों और प्रत्यारोपों से कहीं ना कहीं सत्य को छुपाने और सत्य को घुमाने की कोशिश की जाती है। इस केस में भी यही किया जा रहा है। अरे तनवीर भाई साहब, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? मैं आपको सवाल पुट करना चाहूंगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ठेकेदार, मैं बताइए कौन सी यूनियन है? आप कह रहे हैं को ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले। अरे ठेकेदार ठेकेदार है, यूनियन है, आरोप है तो आरोप है। आप क्यों उसको भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू, हर बार में आपको हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है? नहीं, हमने कहा है, हम तो आपकी बात तो हम कह रहे हैं। देखें नहीं पठानिया जी, क्या आप देखिए, ऐसा है, वो जो चिट्ठी उसने प्रधानमंत्री को भी लिखी, इसमें उसने इस बात का उल्लेख किया कि वो कैसे जुड़ा हुआ है। आज मैं ये मानूं कि आज आपने डिसोन कर दिया है संतोष पाटिल कि उसका कोई लेना देना नहीं है। जी ऐसा है कानून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए या किसी और पार्टी के विशिष्ट कार्यकर्ता के लिए या आम नागरिक के लिए एक है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा, मैं फिर कहूंगा कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन हमारा एक एक नापा तुला मापदंड है, जिसपे हमने शिद्दत के साथ पिछले 6-7 आशुतोष श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और ये जो आरोप तनवीर अहमद लगा रहे हैं, इनका ये कहना है कि 40% कट जी, ये सिर्फ ईश्वरप्पा तक सीमित नहीं है, ये एक रियलिटी हो गई है कर्नाटक में। देखें तनवीर साहब को, देखिए मैं लीगल पे बात करूंगा। अगर हमारे दोस्त ये कह रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उन्होंने ऐसे मामले को कहीं आगे बढ़ाया? किसी कोर्ट में ऐसा कोई मामला पेंडिंग है? क्या उन्होंने करप्शन को जो है एक्सपोज करने की कोशिश की अभी तक? अब अगर कोई ऐसे कोई मुद्दा आ जाता है या कोई इशू आ जाता है, तो उसको उसको करप्शन बता देना पूरी तरह से कंप्लीटली, मुझे लगता है ये पूरी तरह से सही नहीं है। और अगर करप्शन है, अगर इस बात को मान लिया जाए, तो क्या इसके लिए क्या कर रहे हैं वो लोगों ने, क्या किया अभी तक? ये सिर्फ जो है आरोप लगाने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप कोर्ट में जाइए, आप बताइए सारी चीजों को, जो कसूरवार है उनको पनिशमेंट दिलाइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आलोक शर्मा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अगर करप्शन है तो उस पर क्या किया गया है अब तक? मैं जवाब दे दूं। मुझे लगता है कि जब पूरी सरकार ही करप्शन में डूबी हुई है, सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट, सरकार का लोकपाल, तमाम चीजें क्या कर रही हैं? दूसरा कोई व्यक्ति हो जिसके ऊपर आरोप लग जाए, सीबीआई उनके घर के चारों तरफ डेरा डाल लेती है। और आजकल तो एक नई संस्कृति जो अन्याय के बुलडोजर शुरू हो जाता है। तो क्या आप ईश्वरप्पा के घर पर बुलडोजर चलाएंगे भाई, जीरो टॉलरेंस वाले भाई? जरा बताइए इस बात पर। पठानिया जी, आपका जवाब। ये बुलडोजर जो है, ये यूपी से मध्य प्रदेश होता हुआ कर्नाटक जाएगा, ईश्वरप्पा जी के घर शिवमोगा। रिश्वतखोरी के खिलाफ मैं आलोक जी को फिर आरोपी तो वो भी हैं। और हर जिसे कहते हैं जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को मेरा एक आग्रह है
कि कृपा करके विषय पे रहें और विषय पे एक सकारात्मक, एक जिसे कहते हैं पहल और सकारात्मक विषय तरीके से इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें। देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मेरा बात मेरे विशिष्ट रहे, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए भारतीय जिसे कहते हैं आचार संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हुआ है। बिना पूछने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिसे कहते हैं अपनी कार्रवाई का इशारा देते हुए अभी आ जाएगा भाई साहब। अभी क्या आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? क्या आप अभी कोयला वाला 2G 4G आप क्यों उसको बोल रहे हैं? देखिए अगर बार बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चलिए वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। रणबीर पठानिया, तनवीर अहमद, आलोक शर्मा और आशुतोष श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि केंद्रीय नेतृत्व का ये कहना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार पर, 40% कट का ये जो खेला है, इसमें कार्रवाई भी होगी या खेला हो जाएगा? और जो अब कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाया कि ये बुलडोजर जो आरोप लगा है, आरोपियों के घर ही जा रहा है ना बुलडोजर, मध्य प्रदेश में भी, तो यहां भी आरोपी हैं, इनके घर जाएगा ईश्वरप्पा के।